नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। पूरे देश और दुनिया को ये इंतज़ार है कि रायसीना की रेस में कौन आगे बढ़ेगा, कौन हमारा महामहिम होगा। पूरे देश की निगाह है, करोड़ों 135 करोड़ लोगों की ये निगाह है कि यहाँ कौन बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जो नाम सामने आया है उनकी तरफ से, और उस पर जिस तरीके से समर्थन मिलता चला जा रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधि है वह राष्ट्रपति की रेस में आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन यशवंत सिन्हा पहले भारतीय जनता पार्टी के ही केंद्रीय मंत्री रहे हैं, IAS अधिकारी रहे हैं, और बहुत ये खासकर वित्त विभाग में इनको महारत मानी जाती है। ये बहुत विद्वान माने जाते हैं। उनको जब विपक्ष ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया तो कई जगह से ऐसे समर्थन की उम्मीद जागी थी कि जहां समर्थन हो सकता है, लेकिन समर्थन ज़्यादा अधिक मिलने की जगह कम हुआ, क्योंकि बहुत सारे जिस तरीके से जो नाम द्रौपदी जी का आया और द्रौपदी मुर्मू जी की नाम आने के बाद ट्राइबल, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दूसरे अन्य राज्य हों, उन राज्यों से इनके समर्थन की आवाज़ें आने लगी। उड़ीसा जहाँ की ये हैं, वहाँ की सरकार ने भी, वैसे तो वो विपक्ष के साथ थे, लेकिन वहाँ पर इनके साथ खड़े होने की घोषणा की, जिससे भारी अंतर से जीतती नजर आ रही हैं। लेकिन क्या निर्णय होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे गेस्ट आ चुके हैं। पहले आपको हम एक किसने क्या क्या कहा है हम आपको ये सुनाते हैं। आइए। ये सत्र मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है। और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में यह सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सदन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये एक नए इतिहास की संरचना है, एक नया इतिहास लिखा जाएगा। जिस तरीके से देश प्रगति कर रहा है और उसमें द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद पर आगे बढ़ाना, और उनका विपक्ष के बहुत सारे लोगों ने, मैं अभी बता रहा था कि उड़ीसा, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, उड़ीसा हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ से तो मिला। कांग्रेस के भी कुछ विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन में वोट दिया। और जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से यशवंत सिन्हा के समर्थन में आई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता शिवपाल यादव जी ने ये कहा कि यशवंत सिन्हा जी मुलायम सिंह को ISI का एजेंट कहा करते थे जब वो केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। यशवंत सिन्हा जी इसके पहले जिन अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हैं, तो उस समय वो ऐसा कहा करते थे कि मुलायम सिंह यादव, ऐसा आरोप शिवपाल जी ने लगाया है। लेकिन चुनाव अलग बात होती है। राष्ट्रपति बनने के बाद रायसीना में जो बैठेगा वो आम सहमति का होगा, देश का महामहिम होगा, देश का प्रथम नागरिक होगा। तो ये चुनाव आते जाते रहते हैं, मनों में जिस तरीके से मैल होता है। तो चूंकि मुख्यमंत्री, हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मतदान किया, और इस पर जब झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो आदिवासी हैं, हम उनके समर्थन में जाएंगे, जैसा
पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि हमारी नीति है और हम इनके साथ जाएंगे। ऐसा ही जिस उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कहा। तो ये लगता है कि सारा समर्थन धीरे धीरे मिलता जा रहा था और विपक्ष में यशवंत सिन्हा को जिस तरीके से सामने लाए थे वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते नजर आ रहे थे। लेकिन क्या सियासत में देश के प्रथम जो पहला पद होता है, प्रथम नागरिक हैं, इनके सियासत में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप वाजिब हैं? प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जितनी गर्मी बाहर है उतनी सदन में होने वाली है। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ऐसा लगता है हमारे साथ, चूंकि राजनीतिक दल के लोग हैं, पत्रकार भी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं। आइए हम सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं और फिर इस चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री की ओबीसी मोर्चा के हैं राजाराम सेवारे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेवारे जी। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के श्री शुभम शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी पत्रकार, चूंकि पत्रकार के बिना ये डिबेट पूरी नहीं होती है, निष्पक्ष राय अगर आती है तो जर्नलिस्टों की ओर से आती है। हमारी इस डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार हैं एएल द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीनों का स्वागत है। हम सबसे पहले द्विवेदी जी के पास आना चाहते हैं। द्विवेदी जी, अभी जैसा आपने सुना देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, जिस तरीके से विपक्ष में उलटफेर की बात चल रही थी, क्या धीरे धीरे मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी देश की महामहिम बन जाती हैं, प्रथम नागरिक बन जाती हैं, राष्ट्रपति बन जाती हैं, उसके बाद ये जो बयान दिए जाते हैं, इन बयानों के बाद, क्योंकि वही उनका बेटा मुलायम सिंह जी का बेटा अखिलेश यादव उनका समर्थन कर रहे हैं, जिनको मुलायम सिंह जी को उनके चाचा शिवपाल सिंह जी बता रहे हैं कि यशवंत सिन्हा जी कहा करते थे कि आईएसआई का एजेंट है। तो क्या मर्यादाएं खत्म होती जा रही हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने जो प्रश्न कहा है वो बहुत ही रोचक और बहुत ही गंभीर प्रश्न है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा कि राजनीति जो होती है इसमें ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। राजनीति जो होता है वो चुनाव तक सीमित होती है। मुद्दों के आधार पर राजनीति को लड़ा जाता है और राजनीति को जिया जाता है। जैसे ही चुनाव के परिणाम आते हैं, वही जो दल होते हैं वह एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और जश्न मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं हमारे देश में, उपराष्ट्रपति के, ये परिणाम आने के बाद जितने भी दल हैं ये कहीं ना कहीं उनके साथ मिलेंगे और मुद्दों के आधारित जो राजनीति होती है उसको हमेशा किया जाता है। हाँ, जैसा आपने बताया यशवंत सिन्हा जी के ऊपर पूर्व में कई आरोप लगाए गए थे विपक्ष के दलों में, आज वही विपक्ष के दल उनके साथ मिल करके एक समन्वय बना करके और जनता को और सभी को संबोधित कर रहे हैं और जितने भी दल हैं उनको बोल रहे हैं कि आप यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में वोट दें। और कहीं ना कहीं जितने भी विपक्ष के जो दल हैं वो सब एक साथ आ चुके हैं। तो लेकिन बात ये आएगी जब परिणाम इसका निकल कर आएगा तो ये देखना ये रोचक होगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है, क्योंकि मुद्दों की जो राजनीति होती है वह कहीं ना कहीं इन दलों को विभाजित करती है, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो कहीं ना कहीं मुद्दों के आधारित जो राजनीति होती है उस पर कार्य किया जाता है। जी जी बिल्कुल। एक चीज़ और द्विवेदी जी, चूंकि आपसे इस पर राय लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम यशवंत सिन्हा के मामले में मुलायम सिंह यादव की पार्टी अकेले की बात नहीं कर रहे हैं। आपने कहा ये राजनीति है, राजनीति में सब कुछ संभव है और राजनीति में सब संभव होता है। सुबह तक एक दल में रहते हैं और शाम को जीतते किसी और दल से हैं, सरकार में किसी और दल में आ जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता थे यशवंत सिन्हा जी, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे। उनका बेटा एक प्रदेश का महामहिम के पद पर बैठे हुए राज्यपाल हैं। उसके बाद ये क्या ऐसा होता है, क्या राजनीति में हर दल में एक एक आदमी पहुंच जाता है कि सत्ता में बने रहें चाहे विपक्ष में रहें, हमारा काम चलता रहेगा? तो क्या जनता को सिर्फ टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, निश्चित तौर पर आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न किया है। देखिए, इसमें अगर हम थोड़ा सा पीछे भी चले जाते हैं तो अभी जिस प्रकार से राज्यसभा के चुनाव हुए तो कपिल सिब्बल जी को अगर हम देखते हैं तो वह उन्होंने कांग्रेस को जिया है और कांग्रेस में ही उनका पूरा था। लेकिन देखिए, अगर कहीं बात आई राज्यसभा के चुनाव को लेकर के तो उन्होंने एक ऐसे दल का समर्थन कर लिया जिसको तो वो हमेशा नेग्लेक्ट करते रहते थे। तो राजनीति में सब चीज संभव है। जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं अभी हार्दिक पटेल की अगर हम बात कर लेते हैं, वो कांग्रेस में आए थे लेकिन फिर उनको कहीं उनका मनमुटाव हो गया तो उन्होंने फिर दल चेंज किया। तो कहीं ना कहीं राजनीति में सभी पहलुओं को देखते हुए आदमी अपनी पद और गरिमा को बनाए किस प्रकार से रखा जाए। आज की राजनीति मुझे लगता है उस प्रकार की राजनीति हो गई। पहले अगर हम आज से
कुछ साल पहले चले जाते, 10 साल या 5 साल हम पहले चले जाते, तो मूल्यों की एक राजनीति होती थी, जहां पर कई बार आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की एक सरकार होती थी तो अगर किसी केंद्रीय मंत्री के ऊपर शायद पवन बंसल या कहीं कुछ कोई केंद्रीय मंत्री थी, जब उन पर आरोप लगते थे तो स्वेच्छा से इस्तीफों की मांग की जाती थी। लेकिन आज वो जो दौर है, ऐसा दौर कहीं देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी राज्यसभा के चुनाव हुए तो हुक एंड कुक, मतलब किसी भी तरीके से हमें राजनीति करनी है और राज्यसभा की टिकट पाकर हमें कैसे भी अपनी पद और गरिमा को बनाकर रखना है, वो हमें देखने को मिला। क्योंकि जिस प्रकार से वरिष्ठ नेता एक कपिल सिब्बल, जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने किसका दामन थामा है और किस प्रकार से उन्होंने राजनीति की राज्यसभा से एंट्री ली है, यह जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं अब जो राजनीति वर्तमान की परिदृश्य में देखने को मिल रही है, उसमें जो मूल्यों का, जो राजनीतियों का जो मूल्य होता था, वह कहीं ना कहीं हनन हो रहा है उन मूल्यों का। बिल्कुल बिल्कुल द्विवेदी जी, आपने जो बात कही है वो सच्चाई है। आप एक चीज़ और भूल गए कि जिस सामंती महाराजा का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती थी और जिसको कहती थी सामंती है, और इसके उसी के साथ सत्ता में मध्य प्रदेश में भी बैठी हुई है, और सत्ता के खातिर सारे मतभेद दूर हो जाते हैं। मैं शिवम जी के पास आना चाहता हूँ। शिवम जी, क्या आपको लगता है कि देश में 4033 कुल विधायकों के वोट हैं, जो 5,43,231 हैं, और इसमें भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, और जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है, सांसदों की संख्या है, वो 776 है। इनके वोट 5,43,000 के आसपास होते हैं। टोटल जो कुल वैल्यू होती है वोटों की, वो 10,86,000 रुपये वो है। उसके साथ जीत के लिए 5,43,000 मतों की जरूरत होती है लगभग। लेकिन आपके बहुत सारे विधायकों ने उधर बाजी पलट ली है। झारखंड में सरकार आपके साथ थी, महाराष्ट्र में सरकार आपके साथ थी, उसके बाद ये मुर्मू के तरफ ना जाके यशवंत सिन्हा जी की, जबकि पता है कि वो जीतने की उम्मीद बहुत कम है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उपाध्याय जी कि अगर कोई भी लड़ाइयाँ इतिहास में इस बात पे याद नहीं रखी जाती हैं कि आप जीते या हारे। यह देखा जाता है कि जब सत्तारूढ़ दल या सत्ता में जो भी व्यक्ति बैठा था वह जब अहंकारी हो रहा था तो आप उसको कितनी मजबूती से आपने उस चीज़ का सामना किया है। यशवंत सिन्हा जी के रूप में हमने विपक्ष का एक ऐसा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार दिया है जो वास्तव में इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजग है, जिसने लगातार इस सरकार को उस पार्टी में रहने के बावजूद भी आईना दिखाने का काम किया। उन्हें कभी इस बात का भय नहीं था कि प्रधानमंत्री आज सत्ता पर हैं और उसके क्या रिपरकशंस उनके ऊपर आ सकते हैं। बावजूद इसके अपने बेटे के भविष्य की चिंता किए बगैर, स्वयं के भविष्य की चिंता किए बगैर यशवंत सिन्हा ने निरंतर इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का काम किया है। और आप देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी का, हम आदिवासी महिला होने के नाते उन्होंने अपने जीवन में जो भी व्यक्तिगत संघर्ष होंगे उसके बल पर एक स्थान समाज में पाया, राजनीति में एक मुकाम तक आए, उसकी हम कहीं ना कहीं बड़ाई करते हैं। उस चीज़ के लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने संघर्षों के बल पर इस चीज़ को हासिल किया। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि उनके राष्ट्रपति बनने से आदिवासी समाज के जीवन में बेहतरी आ जाएगी। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी इससे पूर्व भी कई भी राजनीतिक पदों पर रह चुकी है, कई सरकारों में रह चुकी हैं, लेकिन उनके द्वारा आदिवासी समाज के लिए जो उनकी मूल चिंताएं हैं, जो उनकी मूल समस्याएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ज़्यादा देखने को मिलती है, उसके प्रति उतनी सजगता के साथ कार्य नहीं किया है। और यही कारण है कि आप एक मूलभूत चीज़ देखिए कि अपने जो उनका पैतृक गाँव है वहाँ वह बिजली की व्यवस्था तक आज तक इतने लंबे वक्त तक सरकारों में रहने के बावजूद नहीं पहुँचा पाई थी। और रही बात इस बात की कि देखिए, यह एक प्रतिनिधि के तौर पर उनको आदिवासी समाज का मात्र प्रतिनिधित्व उनको देने के लिए एक प्रतीकात्मक तरीके से उनको उस पद तक पहुंचाया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक चीज़ें हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोटों की पॉलिटिक्स में इसका फ़ायदा हो, लेकिन वास्तविकता में आदिवासी समाज का जहां कल्याण करने की बात है, उनको जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात है, उन चीज़ों में हमारी सरकारें बुरी तरीके से विफलता की ओर जाती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर वास्तव में आपको आदिवासियों का कल्याण करना है तो आप देखिए, छिंदवाड़ा में हमने एक युवा व्यक्ति को टिकट दिया, वह महापौर चुन करके आ गया जनता के आशीर्वाद से, और वह व्यक्ति वास्तव में उसके पास वह लेजिटिमेसी है जिससे वह देश का विकास कर सकता है, अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है और एक लंबी राजनीतिक पारी को खेल सकता है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि अब अपने जीवन के मतलब उस दौर में है जहाँ से वह समाज की बेहतरी के लिए अब तो कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने काफ़ी कुछ वैसे भी अपने जीवन में हासिल कर रखा है। और यही कारण है कि यशवंत सिन्हा जी को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया। और आप बात कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग की, कई भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी बिहार में क्रॉस वोटिंग किया, जहाँ तक मुझे अपडेट है। तो यह चीज़ें तो राजनीति का भाग है। भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की, लेकिन कई विधायकों की अंतरात्मा रही होगी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विपरीत जाकर के वोट डाल दिया। तो यह चीज़ें चलती रहती हैं। अब देखिए, नतीजे जब भी आएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन रायसीना में पहुंच रहा है। जी शिवम जी, एक चीज़ और, चूँकि आप लंबे समय तक कांग्रेस, और आप युवा हैं, कांग्रेस में अभी आए हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस का स्वरूप बदलता जा रहा है
क्योंकि यही यशवंत सिन्हा जी पानी पी पी कर कोसा करते थे जब अटल जी सरकार में मंत्री थे ये, और ये कांग्रेस को बहुत कोसा करते थे। उसके बाद और परिस्थिति बनी जिस कांग्रेस ने अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए शिवसेना को क्या क्या नहीं कहा होगा, लेकिन सत्ता में आने के लिए एनसीपी के साथ मिलकर शिवसेना के साथ सरकार बना लेते हैं। देखिए, मेरे बगल में वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए, उन्होंने अभी कहा कि आज से 5-10 पूर्व इस देश की राजनीति में एक शुचिता देखी जाती थी, विपक्षी के प्रति भी सौहार्द देखा जाता था, एक प्रकार का सामंजस्य विभिन्न राजनीतिक दलों में देखा जाता था। वह मुद्दों पर, विषयों पर, नीतियों पर कितना भी विमर्श कर लें, कितने भी उनके मतभेद हो, लेकिन वह मनभेद तक कभी वह स्थिति नहीं पहुंचने पाती थी। एक राजनीतिक विमर्श जो विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच रहता था, वह चीज़ हम पहले हम जब भी इतिहास का अध्ययन करते हैं हमें यह चीज़ें देखने को मिलती है कि हर नेता एक दूसरे से संवाद करता था। कई ऐसे विषय होते थे जिसमें विपक्ष को भी साधने की आवश्यकता रहती थी, तब भी दो राजनीतिक दलों के जो शीर्ष नेता थे वह भी एक दूसरे से संवाद करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद से ही इस परंपरा को एक परिवर्तन की ओर अग्रसर किया है, और यही कारण आज राजनीति में आप देखिए, अगर कोई कांग्रेस का यशवंत सिन्हा की व्यक्तिगत काबिलियत थी, उन्होंने इस देश के लोकतंत्र के प्रति सदैव अपनी आस्था को कायम रखा, और मंत्री रहने के दौरान चूंकि हम विपक्षी राजनीतिक दल थे तो हमारे मतभेद भी रहे होंगे, तो उन्होंने हमें कई बार वो चीज़ें बोली होंगी, हमारी आलोचना की होगी, लेकिन इससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि यशवंत सिन्हा जी का चरित्र क्या है। वास्तव में तो वह उनके चरित्र को देख करके, उन्होंने जो अपने राजनीतिक जीवन में जो भी चीज़ें हासिल की हैं उसको देख करके विपक्ष ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया, और कांग्रेस पार्टी भी आज विपक्षी एकता के लिए कहीं ना कहीं संघर्षरत है। तो जब तमाम विपक्ष के दल उनके समर्थन में थे तो हमने भी उनको अपना समर्थन दिया है, और वह एक साझा विपक्ष के कैंडिडेट हैं, तो हम उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, और देखिएगा नतीजे कहीं ना कहीं सकारात्मक होंगे। बिल्कुल। मेरे साथ इसी मुद्दे पर, चूंकि जैसा शुक्ला जी ने कहा है, जैसा द्विवेदी जी ने कहा है, हमारे साथ शिवहरे जी हैं। शिवहरे जी, आप सत्ताधारी दल के महामंत्री हैं संगठन के, और उस महामंत्री होने के नाते चूंकि चर्चा जहां अभी रुक रही है उसी से आगे बढ़ाते हैं। आपको लगता है कि अब्दुल कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति बना देने से, या कोविंद जी को राष्ट्रपति बना देने से, या मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना देने से इस समाज की प्रगति हो जाती है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं बात बताऊं, अभी जो हमारे शुक्ला जी ने कहा कि हम चरित्र नहीं देखते, यही कांग्रेस की विडंबना है कि जिस व्यक्ति को लाते हैं ये अपना स्वार्थ देखते हैं, चरित्र नहीं देखते उस व्यक्ति का। उन्होंने अभी कहा ना कि हमने उनका चरित्र नहीं देखा। हम जब किसी व्यक्ति का सिलेक्शन करती है, भारतीय जनता पार्टी जब किसी व्यक्ति को सिलेक्ट करती है तो उसका चरित्र देखती है, उसका बैकग्राउंड देखती है। फायदा कैसे होगा ये देखती है। अब नहीं, फायदा की कोई बात ही नहीं है। अब्दुल कलाम जी को लाए, एक साइंटिस्ट थे, एक उनमें टैलेंट था। आप देखिए, हम उनको फायदा क्या था उनसे, हम इसलिए लेके आए उनको कि उनके पास इतना बड़ा टैलेंट था। उन्होंने विदेश की ताकतों को ध्वस्त करने के लिए देश की टेक्नोलॉजी से मिसाइलें बनाई। गोविंद जी में कौन सा, ठीक है। और उसके बाद हम गोविंद जी को लाए, वो एक ऐसे पिछड़े क्षेत्र से आते थे जहां मतलब बिजली नहीं जाती थी, दीपक नहीं जलते थे, उस क्षेत्र से बना करके हम उनको लेके आए। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि हमारे यहाँ पर जो अभी राज्यपाल महोदय भाई मंगू भाई पटेल, वो भी आदिवासी जाति से आते हैं। आपको जानकारी है या नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जब से वो यहाँ पर राज्यपाल बनकर आए हैं, उन्होंने गुजरात में भी आदिवासियों के लिए काम किया है, पिछड़ों के काम किया है, लेकिन अभी तक वो 37 जिलों का दौरा करके मतलब आदिवासी समाज की उन्नति और उसके विकास के लिए काम कर रहे हैं। और मैं एक बात अभी आपको बता दूं, अभी जस्ट 15 या 20 रोज पहले की बात है, एक आदिवासियों का उन्होंने ट्रेनिंग कैंप आयोजित करवाया, जो पूरे हिंदुस्तान से आदिवासियों को सिलेक्ट करवाया था। उसकी ट्रेनिंग भोपाल में करवाई गई, और भोपाल में ट्रेनिंग करवा करके उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको आगे बढ़ाया गया। क्रिप्स के माध्यम से ये पूरी ट्रेनिंग हुई है, उसका पूरा खर्चा जो है वो सरकार ने उठाया है। और ऐसे टैलेंटेड पर्सनों को हम जो चुनते हैं, मतलब आज हमारे जो 20 साल में आपकी सरकार ने ट्राइबल को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया था, महामहिम को उतरना पड़ा मैदान में, असफल है आपकी सरकार। नहीं, 20 साल शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या किया? आप गलत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, आप कह रहे हैं राज्यपाल जी को उतरना पड़ा। अगर आदिवासी होने के नाते महामहिम राज्यपाल को उतरना पड़ा उनके उत्थान के लिए, मतलब 20 साल शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में बैठे मंत्री और सरकार असफल थी, तब वो आदिवासी भाइयों के लिए कुछ नहीं कर पाई। सरकार और राज्यपाल और राष्ट्रपति
एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, आप इसको अलग अलग मत कीजिए। यदि राज्यपाल और सरकार नहीं चल मिलेंगे तो सरकार नहीं चलेगी। दिग्विजय सिंह जी के समय में आपने देखा होगा, इसका मतलब पहले राज्यपाल से आनंदीबेन पटेल सरकार के साथ नहीं चलती थी? सरकार के साथ चलती थी, उन्हें बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, उनको और बड़ा काम दिया गया है। अब लेकिन अब सरकार के यदि आप बात करते, दिग्विजय सिंह का कभी भाई महावीर के साथ तालमेल नहीं बैठा। एक बार की मैं बात बताता हूँ, बेचारों को वहाँ सागर जाना पड़ा और सागर के रोडों की हालत क्या थी, उन्हें वापस आना थी, हेलीकॉप्टर मांगा गया, दिग्विजय सिंह साहब ने हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया था। वो बाई रोड आए और रोड आने के बाद वो एक सप्ताह तक बीमार रहे थे। ये कांग्रेस का चरित्र है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। जिस व्यक्ति को हम लाते हैं उसके जो टैलेंट होता है, उसके टैलेंट का उपयोग हम जनता के हित के लिए करते हैं। मुर्मू जी को भी जो लेके आ रहे हैं, आदिवासियों के और देश के हित के लिए लेके आ रहे हैं। ऐसे गरीब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में कौन सा टैलेंट देखा आपने? जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में जो ये कहते थे कि शिवराज सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है, शिवराज सरकार ऐसी, पूरा शिवराज जी को सामने रखकर उन्होंने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा और भाजपा ने टोटल महाराजा को भगाओ नीति पर चुनाव लड़ा। फिर क्या कौन सा टैलेंट देख लिया अचानक आपने? टैलेंट देखिए, ज्योतिरादित्य खुद आए हैं जी। आप एक चीज देखिए, सत्ता के लिए आप अपने विरोधी को भी अपने साथ ला सकते हैं। आप बताइए, हम लेके आ रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, और यदि यशवंत सिन्हा को ऐसे व्यक्ति को ले आए जिसमें इन्होंने चरित्र ही नहीं देखा, यदि ये लाते हैं तो अच्छा, मतलब वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हम नहीं कर रहे, हम तो देखिए उन्होंने क्या बोला था, उनके नेता ने क्या बोला था कि आप सड़क पे उतर जाओ। हमने ऐसा तो हमारे नेता को किसी को नहीं बोला, यशवंत सिन्हा जी को तो नहीं बोला। उनके कारण कांग्रेस सत्ता में आई थी। यशवंत सिन्हा जी आपको छोड़ के क्यों गए? देखिए आपकी सरकार में वो एक बहुत विद्वान आदमी थे। बहुत है। यशवंत सिन्हा को छोड़ने के कारण मैं आप बता दूं, महत्वाकांक्षी है, वो सत्ता लोलुप थे, इसलिए वो छोड़ के गए थे। और यही कारण है कि आज द्रौपदी मुर्मू जी बहुत सम्मानजनक वोटों से जीत रही हैं, और मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रपति बनने की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यशवंत सिन्हा इस दौड़ में कहीं से कहीं तक नहीं है। कांग्रेस तो क्या है, एक हार की एक राजनीति कर रही है। अब कांग्रेस देखिए धीरे धीरे देश से खत्म होती जा रही है। इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप देखिए वेंटिलेटर पे चल रहा है। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है हमें मालूम है कि कांग्रेस में अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों के जो ससुराल में, उनके पर्सनल क्षेत्र में हार चुके हैं, वो पता है आपको? देखिए, ये ससुराल होना और ये अलग होना, जनता का जो मत है उसको हमने स्वीकार किया है। यदि हम 3 जगह हारे हैं तो हम 7 जगह जीत मानते हैं आप? इस 7 जगह हम जीत के भी आए। हमारी सत्ता का, हमारा सरकार का पूरे प्रदेश में आपका कब्जा था, अब आप 7 बचा पाए उसमें, तो वो आपकी सफलता है, उसमें जश्न मनाएं। जो कांग्रेस हार चुकी है, जिसको मिला है सिर्फ। कांग्रेस ने कुछ अच्छे काम किए होंगे, मानते हैं आप? 15 महीने में कुछ अच्छे काम किए उन्होंने, हो सकता है कुछ कर गए होंगे। हमने, हो सकता है कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया उसमें गलती हुई होगी। कहीं ना कहीं सत्ता या संगठन से चूक होती है। देखिए, हम इस चीज को खुले दिल से स्वीकारते हैं। यदि हमसे कहीं गलती हुई है, इसका परिणाम है कि हम 3 जगह हारे हैं। चलिए पटेल साहब, सर समय की कमी है, मैं द्विवेदी जी के पास आना चाहता हूं। द्विवेदी जी, जैसा अभी शिवहरे जी ने कहा, बिल्कुल सच्चाई है, राजनीति में सब कुछ संभव है। बहुत अच्छा काम जो करते हैं उनको आगे लाते हैं, और यही नीति रही है। केंद्र में बैठी कोई भी राजनीतिक दल के लोग हों, ये कहा जाना अलग बात होती है कि हम इस सत्ता के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका बड़ा साफ है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी तो इतनी पारदर्शी है, इतनी साफ सुथरी है कि वो सरकार में पूर्ण समर्थन उसके पास है, उसके बाद भी निर्दलीय और दूसरे दलों के विधायकों को अपने साथ ले आती है, उनको मंत्री बना देती है कि ये सिर्फ अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, इसलिए अपने साथ जोड़ना है। सत्ता में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या लगता है आपको कि जो मुर्मू जी आएंगी उससे पूरे देश के ट्राइबल सेक्टर को एक सम्मान मिलेगा और कम से कम उस क्षेत्र में प्रगति हो पाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर ये अभी जल्दबाजी में कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन हाँ, सीधी सी बात है कि अगर हम उनका कार्यकाल देखेंगे तो महिला होने के नाते कहीं ना कहीं एक मातृत्व प्रेम भी महिला के अंदर होता है, तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं के प्रति बहुत सजग रहेंगी और कुछ ऐसे बेल्ट और कुछ ऐसी योजनाओं पे मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिसी मेकिंग करके कार्य करेंगी जहां कहीं ना कहीं महिलाओं के उत्थान और ट्राइबल्स और SC/ST वर्ग जो हमारा आता है उससे कहीं ना कहीं उत्थान उनको मिलेगा। लेकिन यह कहना एक जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसका पूरा एक रोड मैप तैयार होगा, एक पॉलिसी मेकिंग। एक चीज जरूर बताइएगा, मैं अभी लोकसभा चुनाव और विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में, मैं चूंकि 30 साल से पत्रकारिता क्षेत्र में हूं, मैं हर जिले में दौरा करता हूं। मैं शहडोल गया, मैं उमरिया गया, अनूपपुर गया, मंडला गया,
उस पूरे क्षेत्र में ओम प्रकाश धुर्वे जी हों या केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी हों या आगे के दूसरे अन्य मंत्री हों, इन क्षेत्रों में आज भी पूरे तन पे कपड़े नहीं थे मुझे हमारे भाइयों के ऊपर, और आज भी उनको मतलब जिस हालात में वो हैं, तो क्या मंत्री बन जाने से, ऊपर बैठ जाने से उनका विकास तो हो जाता है? वास्तविकता क्या है? क्या उन तक पहुंच पाता है उसका लाभ? देखिए, निश्चित तौर पर आपका कहना बिल्कुल जायज़ है कि जो योजनाएं होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी क्रियान्वयन होता है, लेकिन उनका ग्राउंड लेवल पर अगर हम जाकर का अध्ययन करते हैं, जब जैसे आप ही ने बताया कि हमने मार्केट एक सर्वे किया, रिसर्च की, लोगों से जाकर मिले, तो हम जब देखते हैं धरातल पर, तो उसका 20 से 30% तक ही युवाओं को, महिलाओं को और ऐसे जो लोग होते हैं जिनको हम हितग्राही कहते हैं, उनको उसका लाभ मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें अभी डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। फंड का जो कॉर्पस फंड होता है, या जो हम पहले एक BRGF फंड भी होता था, बैकवर्ड रूरल ग्रांट फंड हम इसको बोलते थे, के आने से हो सकता है कि योजना का लाभ उन तक पहुंच सके। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका डिसेंट्रलाइजेशन करके विकेंद्रीकरण जिसको हम बोलते हैं, और सीधे हितग्राहियों को अगर वो पैसा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उनका उसका लाभ होगा। शुरुआत की है अभी सरकारों ने। जी जी। चलिए शिवम जी, क्या लगता है आपको कि अब्दुल कलाम साहब के आने से उनके समाज के सारे लोगों का देश में विकास हो गया, उसके बाद कोविंद जी आए, उनके समाज का पूरा विकास हो गया, और अब ये ट्राइबल से हमारी श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी अगर महामहिम बनती हैं, राष्ट्रपति बनती हैं, तो इनके समाज का पूरा विकास हो जाएगा? क्या जरूरी है कि उसी समाज का प्रतिनिधित्व सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? देखिए, आपने वही प्रश्न किया है जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के साथी हैं, उनके जो उन्होंने तथ्य बोले उसका एक एक्सटेंशन है। इन्होंने पहली बात बोली कि अब्दुल कलाम जी साइंटिस्ट थे, तो उनके साइंटिस्ट बनने से, राष्ट्रपति बनने के बाद वो साइंटिस्ट की जो उनकी प्रतिभा थी उसका किस प्रकार से उपयोग कर पाते, क्या राष्ट्रपति बनने के बाद वो और ज़्यादा बड़ी मिसाइलें बना पाने में सक्षम थे? ऐसा तो है नहीं। तो देखिए, यह चीज़ एक प्रतीकात्मक ही थी। उसके बाद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में आज भी मुसलमानों की क्या स्थिति है, उनको लेकर के इनके दल के क्या विचार हैं, उनके बारे में इनके नेता आए दिन किस प्रकार की बातें करते रहते हैं। तो उससे इस वर्ग का कितना भला हुआ? आज अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति रहे हुए लगभग 15-20 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चला है। दूसरी बात इन्होंने कही कि महामहिम जो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू छगन भाई पटेल जी, वो खुद आदिवासी वर्ग से आते हैं, आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर वो कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं। प्रदेश के कई जिलों में, गुजरात के कई जिलों में उनका कार्य है इस क्षेत्र में। तो मैं नेवावर में, यही मध्य प्रदेश में घटना हुई थी, वह आदिवासी बहन नेवावर से चल करके यहाँ राज्यपाल महोदय से मुलाकात करने पैदल आई थी। राज्यपाल महोदय बाहर आकर के उस महिला से नहीं मिले थे, उस बेटी से नहीं मिले थे, और जो युवक कांग्रेस ने जब उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, वहां पे उन्होंने अनशन प्रदर्शन किया, तो युवक कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस प्रकार से उनकी सजगता है आदिवासी वर्ग को लेकर के। तो देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इन्होंने एक बात कही कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, यह सब सरकार के पहिए हैं, इनमें सामंजस्य होना चाहिए। अब देखिए दिल्ली में अनिल बैजल ने क्या स्थिति कर रखी थी, बंगाल में आप देखिए जगदीश धनखड़ ने क्या स्थिति की थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी प्रकार की राजनीति करना जानते हैं। इन्होंने इस देश को सदैव विखंडित, समय की कमी। पटेल साहब 1 मिनट में अपना पक्ष रखिए, फिर हम क्लोज करेंगे। जी, क्या लगता है पटेल साहब आपको, जो आरोप लगा रहे हैं, जो कहा है आप लोग सिर्फ सत्ता में बैठाल के सिर्फ जातिगत साधना का काम करते, विकास दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर पिछले वर्ग का विकास होना होता तो शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री जी हैं, पूरे देश का 95% पिछड़ा वर्ग ठीक हो गया होता, सब धन से संपन्न हो गए होते। सब धन से संपन्न है। माननीय जो शुक्ला जी कह रहे हैं बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। आज देखिए मोदी जी ने जब उज्ज्वला योजना चलाई, तो क्या वो हमने जातिगत देख के चलाई या धर्म के आधार पर चलाई? चुप रहिए। अभी शुक्ला जी चुप रहिए, आप सुन लीजिए पूरी बात। जब हमने सिलेंडर दिए, यदि माता बहनें भराने में सक्षम नहीं है तो भराने की देने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। सुन तो लीजिए, अरे आप चुप तो रहिए, सुन तो लीजिए। आप अपनी बुराई सुन नहीं सकते तो आप बहस में मत आइए करें। आप कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, सुन लीजिए, राजीव गांधी ने कहा था कि देश के लिए 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे जाता है, 85 पैसा कांग्रेस की सारी सरकार खाती थी, गलत सरकार थी। आज हमारे प्रधानमंत्री 1 रुपया भेजते, 1 रुपया, और उस 1 रुपए की कीमत $80 है। $80 है। इतिहास में पहली बार इसकी दुर्बलता थी, कमजोरी थी कि आज भी हेराल्ड पेपर केस में फंसी पड़ी है। उसके बाद भी वेंटिलेटर पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पे चल रहे हैं। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। देश को यदि जनता पार्टी आगे ले जा रही है, कोरोना काल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आए थे। कांग्रेस का एक भी नेता
कहीं दिखाई नहीं दिया। कमलनाथ अपने एसी रूम में आप बैठे जा थे। करके शिवराज देखिए, अरे SOS अरे IYC आईफा आज भी करवा रहे active थे कर लेंगे, आप, आपको कोरोना दिखाई काल दे में देगा। आईफा करवा रहे थे इंदौर के अंदर। फिर आप तो क्या आपको पूछना फिर तो चाहते हो? आपको जानना महिलाओं चाहिए के कि गले में कोरोना काल आने से पहले मध्य महिलाओं प्रदेश के की कांग्रेस कमर में सरकार हाथ कर डाल गई के थी, आप आपको घूमते थे। जानना चाहिए इस आपको बात तो को। अपने नेता से जाके पूछना चाहिए कि जब जनता कोरोना देखिए, काल में मर रही थी, बहुत बिल्कुल सही है। कमलनाथ जी, आरोप आप ये आरोप बताइए प्रत्यारोप कि बिल्कुल सही है। आप आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। बिल्कुल झूठ बोलते हम हैं आप लोग। द्रौपदी आप लोगों मुर्मू को जी बिल्कुल सत्ता देश में की रहने का राष्ट्रपति बने, अधिकार नहीं है। झूठ उनको बोलकर सत्ता अगर नहीं वो चलती है। चयनित हो जाती हैं तो ये इस समाज के लिए नहीं, देश के लिए और विश्व के लिए एक नई मिसाल साबित होगा। देखिए, हमारी जिस तरीके से शुभकामनाएं उनके बिल्कुल साथ भी हैं। बिल्कुल जिस तरीके से जो हालात हैं देश में, उसमें हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन क्या उनके नाम पर राजनीति करना, ये राजनीतिक लाभ लेना उचित है क्या? ये एक यक्ष प्रश्न है पूरे देश की जनता के सामने, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। लेकिन वो इसलिए उसको लेके आया है कि उसके पीछे उसके समाज के वोट आज कहते घूम रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये जनता के सवाल रहता है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजाराम सिवरे जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम शुक्ला जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्रकार AN द्विवेदी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, अभी कोरोना कहीं गया नहीं है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए सावधानी रखें और अपना पूरा ख्याल रखें। बाहर निकलें तो मास्क लगा के रखें। नमस्कार।